क्या फायदा होगा जतिन प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते थे और ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जिसमें वो लोगों की सेवा कर सके, लोगों से जुड़े रहे और जिसमें वो लोग उनसे कुछ उम्मीदें जो करते हैं जिसमें वो फेल ना हो बल्कि उनके काम आए। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपका मकसद यही होता है कि आप लोगों के काम आए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन अब जिस प्लेटफॉर्म पे है वहां पर अगर सिर्फ परिवार ही प्राथमिकता हो, जनता प्राथमिकता ना हो, तो उसमें ऐसे चीजें होती हैं जो आपके सामने दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं कांग्रेस में, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे युवा नेता है कांग्रेस में जो आज की जो उनकी जो परिस्थितियां हैं उसमें वो बिल्कुल नाखुश हैं। जतिन प्रसाद जी का अपना निजी फैसला है, उनकी एक भी बाइट आप ऐसी नहीं दिखा सकते जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के बारे में कुछ कहा हो। उन्होंने कहा है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, हम विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, और यहां विचारधारा की लड़ाई है या किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। संगठन व्यक्ति से बड़ा है। हाँ। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सेवा का जरिया सत्ता नहीं है, सेवा का जरिया सत्ता हो ही नहीं सकती है। मैं भी पिछले 7 साल से मैं भी चुनाव हारा हुआ हूं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। जहां तक ब्राह्मण एकता मंच का सवाल है, निश्चित तौर पर जतिन प्रसाद जी ने ब्राह्मण एकता मंच बनाकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार जो ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही थी उसके खिलाफ 4 साल मुख्य रूप से उन्होंने आवाज उठाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ब्राह्मणों को न्याय कहां से मिल गया। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से काम कर रहे हैं उन्हीं को हटा के उनके ऊपर बाहर के नेता ले आती। सोचिए, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के नहीं है तो जनता की कैसे होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। संगठन में बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, यदि वो पार्टी की आइडियोलॉजी और विचारधारा के साथ काम करने के लिए तैयार होता है तो निश्चित तौर पर पार्टी उससे मजबूत होती है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जतिन प्रसाद का जाना, बाहर होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसका मतलब 2 है कि कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी खेमा और राहुल गांधी खेमे के बीच में एक जबरदस्त टक्कर चल रही है, और राहुल गांधी का जो खेमा है वो बिल्कुल नाराज है, वो छोड़ करके जा रहा है। प्रताप सिंह जी, गहरा सदमा। अब बताइए, सब नाराजगी बारी बारी बिछड़ते भी जा रहे हैं बारी बारी। जतिन प्रसाद जी को नेता कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस को जतिन प्रसाद जी ने नहीं बनाया। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जतिन प्रसाद को बताया, जतिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को नहीं। राहुल गांधी ने किसे बनाया, कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया? सब नेता बराबर हैं। एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी को बनाया है, और कांग्रेस पार्टी आज की नहीं, आजादी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, ये कांग्रेस पार्टी ने तो हम जैसे बहुत कार्यकर्ताओं को बनाया है। तो ये मैं कब कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को, जतिन प्रसाद जी को सबने कांग्रेस ने बनाया, लेकिन राहुल गांधी जी ने भरोसा किया इन यंगस्टर्स पर कि इनको लेकर देश की लड़ाई लड़नी है। आज संकट के दौर में भी संघर्ष की आदत डालिए। जब आप संघर्ष करेंगे तब आप निखर कर आएंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान इन लोगों को दिया, तभी तो आज बीजेपी इनको लेकर जा रही है, लेकिन बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है। देश में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। देखिए अंजना जी, टूटी फूटी नैया ऊपर से नहीं कोई खेवैया। आप बताइए, ऐसे में क्या करेगा जो सवारी हो? बेचारा अपनी जान बचाने के लिए तो छोड़ के आएगा ना। आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने जतिन प्रसाद जी के लिए ये ट्वीट किया कि अच्छा है जतिन प्रसाद जी चले गए, कचरा जो है कचरे डब्बे में चला गया। आप सोचिए, ये आज कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बन गई है। और प्रताप जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत डिफेंड मत करिए। किसी भी क्षण आपके लिए भी वो कह सकते हैं कचरा चला गया। हमने 25 साल अपने जीवन के कांग्रेस पार्टी को दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, सचिन जी हो, हमारे अभी आप देखिए जितिन आए हैं, हम लोग सब वो भी आ रहे हैं क्या? सचिन भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि उनका भी दुर्गति की हुई है पार्टी ने। जितिन अपने आप में कोई बहुत जनाधार वाले नेता नहीं। हाँ। जितिन का इतना बड़ा भी जनाधार नहीं था कि वो कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस की सरकार ले आते और कांग्रेस छोड़कर चले गए तो अब कांग्रेस में अंधकार आ जाएगा। ये सब बड़े बाप के बेटे हैं, और इस सारे के सारे जो बड़े बाप के बेटे हैं,
इनको कांग्रेस पार्टी ने ही तैयार किया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अब आत्ममंथन करना चाहिए। ये बड़े बाप के बेटों को लगता है कि भाई हमारे पास इनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमारे बाप मर गए तो मेरे लिए कांग्रेस में जगह रिजर्व करके गए, इसलिए चुनाव जैसे ही थोड़ा सा जवान हुए, चुनाव लड़े, जीते, सीधे मंत्री बन गए। हाँ। आपको याद होगा कि जब कोरोना वैक्सीन के लिए अलग अलग राज्य ग्लोबल टेंडर दे रहे थे तो देश में बीएमसी इकलौती ऐसी नगरपालिका थी जिसने वैक्सीन खरीद के लिए अलग से टेंडर दिया था। बीएमसी का बजट इतना है कि देश के कई छोटे राज्यों का बजट इसके सामने कम है। इसी वर्ष के लिए बीएमसी का बजट करीब 39,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल से करीब 17% ज्यादा है। इसमें करीब 18,750 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए है, जिसमें रोड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज डिस्पोजल जैसे काम हैं। इतना बजट होने पर भी हर साल मुंबई की बेबसी का बारिश वाला सीजन आता है और वही दुख भरे एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतनी अमीर नगर पालिका होने के बावजूद, इतना पैसा, इतने संसाधन होने के बावजूद आखिर मुंबई जैसे शहर के नाले तक क्यों साफ नहीं हो पाते? क्यों मॉनसून से पहले वही सब देखना पड़ता है जिसे देखने की एक तरह से परंपरा बना दी गई है? ऐसा क्यों है कि हर मॉनसून में मुंबई पर ऐसी मुसीबत आती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है? मुंबई में मॉनसून का पहला दिन और ये हालत है मुंबई की। हल्की फुल्की बरसात हुई नहीं कि मुंबई में लग जाता है ट्रैफिक जाम। इस वक्त हम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रश आवर का जो ट्रैफिक है, क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो गई है, मुंबई में लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में तेज बरसात की वजह से लग गया है ट्रैफिक जाम। रश आवर के ट्रैफिक में इजाफा जरूर हो गया है और यही वजह है कि जो देरी तकरीबन मान लीजिए अगर 1 घंटा किसी को पहले लगता था, वही 1.5-2 घंटा लगेगा। लेकिन मुंबई में लोग इस वक्त, क्योंकि अनलॉकिंग अभी हुई है, जो लोग दफ्तरों तक जाना चाहते थे, बिजनेसेस को खोलना चाहते थे, वो इस वक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में लग गए हैं।